हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब हम अपना टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होता है, और जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डिक्रीज होता है। अब सबको तो पता है कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस। ये हमारा हुआ रेट कांस्टेंट और ये हमारा हुआ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस। तो जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस है जो कि R है, वो हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जो हमारा जो रिएक्टेंस है उसका जो कंसंट्रेशन है, अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे जो भी लें वो उसके बाद भी उतना ही रहेगा, उसमें कोई डिक्रीजमेंट नहीं आता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो। बट वही जब हम रेट कांस्टेंट का बात करें तो जब हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तब हमारी जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमारी चेंज होती है, और इसी रेट कांस्टेंट के वैल्यू चेंज के कारण जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है चेंज होता है। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो जो हमारा रेट कांस्टेंट है यही हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और इसी के कारण हमारा टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ता है, और जब हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। अब अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे एग्जांपल ले N2O5 का डिकम्पोजिशन का, ठीक है। तो अगर हम देखें कि अगर हमारा टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होने में वो लेता है 12 मिनट्स टाइम। अब अगर 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है तो उस टेम्परेचर पे हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम लेता है 5 आवर्स। और अगर हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो हमारा जो ये टाइम लेता है वो होता है 10 डेज। ठीक है, तो इससे हम क्या देख सकते हैं, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया इस एग्जाम्पल से हम लोग ये कंक्लूजन बना सकते हैं कि जब भी हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 50 हुआ, 50 से 25 हुआ, 25 से हमारा क्या 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो जब भी हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हो रहा है। कैसे हो रहा है डिक्रीज? तो जहां ये रिएक्शन हमारा 12 मिनट्स में होता था, अब ये क्या हो रहा है 5 आवर्स में हो रहे हैं, अब ये क्या हो रहा है 10 डेज में हो रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो रिएक्शन को कंप्लीट करने में जो टाइम है वो भी ज्यादा लग रही है, और जो रिएक्शन है वो हमारा बहुत स्लो हो रहा है, बहुत धीमा हो रहा है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जब भी हम किसी के रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो भी हमारे गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ता है। मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और उससे जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ता है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि एनर्जी बढ़ाने से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ता है, इन दोनों में क्या हमारे सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या है जिससे हमारा जो हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो इसको देखने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है H2 + I2 का जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है 2HI। ठीक है, तो ये क्या होता है अगर इसमें देखें हम लोग, एक हमारा H में बॉन्ड है और एक हमारा I में बॉन्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा H और H में बॉन्ड है उसको हम लोग तोड़ते हैं, जो हमारा I और I में बॉन्ड है उसको हम लोग तोड़ते हैं, और यहाँ पे हम लोग न्यू बॉन्ड फॉर्म करते हैं बिटवीन HI एंड HI। ये हमारा न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, तो उसके बाद हमारा ये क्या हो जाता है, और ये न्यू बॉन्ड फॉर्म होने के बाद ये जो हमारा बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स।
तो किसी भी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट फॉर्मेशन से पहले इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर हम कोई भी रिएक्शन, जैसे हमने ये वाला रिएक्शन किया, तो इस रिएक्शन में जो हमारा ये रिएक्टेंट है, तो ये रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट बने, इससे पहले इस रिएक्टेंट का हमारा क्या बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। और यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बाद में हमें क्या देता है, हमारा प्रोडक्ट देता है। ठीक है, ये समझ में आया। अब आगे हम लोग देखेंगे हमारा पोटेंशियल एनर्जी का प्लॉट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें, ठीक है, यहाँ हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। तो हमारा ये ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, और ये जो होता है ये क्या है, ये हमारा रिएक्टेंस है, ये हमारा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। दैट इज यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट्स है और ये हमारा रिएक्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंस हमारा क्या हो गया, ये हमारा H2+I2 हुआ, यहीं पे हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, हमारा HI हो गया। और ये जो है ये हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का एनर्जी है, दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो जो भी हमारा, अगर किसी भी रिएक्टेंट से जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, और यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमारा फिर प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाता है। तो अगर कोई भी हम लोग रिएक्शन लेते हैं और अगर उसका इंटरमीडिएट अगर वो स्टेबल है, मतलब उसकी एनर्जी कम है, तो वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होती है, क्योंकि वो इंटरमीडिएट बनकर ही खुश है। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि अगर हमारा किसी भी रिएक्शन का अगर हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ठीक है, अब अगर ये इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ और अगर ये स्टेबल है, मतलब इसकी जो एनर्जी है वो कम है, इसकी लेस एनर्जी है, तो ये जो है ये हमारा प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट जो होता है हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी लेस एनर्जी है। और वही अगर हमारा जो इंटरमीडिएट अगर वो अनस्टेबल है, अगर वो अनस्टेबल है और उसकी मोर एनर्जी है, तब वो प्रोडक्ट में हमारा फॉर्म हो जाता है। और अर्हेनियस ने हमें बताया है कि अगर इंटरमीडिएट की एनर्जी हाई होगी, दैट इज हाई होगी, तभी वो हमारा कन्वर्ट होगा कहाँ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब हम बात करेंगे कि हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, किसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं और किसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो हम फिर से वो ग्राफ बना लेंगे जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। ये हमारा वो ग्राफ है, ये हमारा रिएक्टर का एनर्जी है, ये हमारा प्रोडक्ट का एनर्जी है, ये हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया, ये हमारा H+I2 का हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा HI हो गया। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना, ये पहले से ही एनर्जी के रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी है। ये जो हम लोग यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये हमारा जो एनर्जी ये रिएक्टेंट के पास पहले से होता है, बट रिएक्टेंट्स को और भी एनर्जी की जरूरत होती है ताकि वो क्या करे, ताकि वो अपना रिएक्शन कंप्लीट करा सके। और उसी एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसको जरूरत होती है, या फिर और एनर्जी जो उसको चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी।
मतलब कि इतनी एनर्जी तो हमारे रिएक्टेंट के पास है, पर उसको इतनी एनर्जी और चाहिए ताकि उसका जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो पाए। और उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ये, और अगर हमारे टोटल रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हमारे पास जो एनर्जी होनी चाहिए उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा ये टोटल हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो जो हमारा रिएक्टेंट है जब वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज होगा, जो हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट है ये यहाँ से जब वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज होगा तो उसके लिए उसको क्या होगा, उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और जब हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब वो प्रोडक्ट में चेंज होगा, कन्वर्ट होगा, जब हमारा यहाँ पे एक्टिवेशन जो कॉम्प्लेक्स है वो जब हमारा प्रोडक्ट में जब चेंज होगा तब वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ चेंज होने में तब वो क्या करेगा, वो एनर्जी को रिलीज करेगा। यहाँ हमारा एनर्जी रिलीज होगा। और जब इन दोनों का हम लोग नेट इफेक्ट फाइनली ये डिसाइड करेगा कि जो हमारा जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो क्या कर रहा है, जो हीट ऑफ रिएक्शन फाइनली कितना वो रिलीज करेगा हीट, या वो कितना फाइनली एब्जॉर्व करेगा हीट। तो जो भी हमारा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होता है या फिर जो भी हमारा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो हमारा हम दोनों इन दोनों का जो हम सब्ट्रैक्शन लेंगे ये हमें बताएगा कि हमारा जो हीट ऑफ रिएक्शन फाइनली कितना होगा। So that is delta H is equal to heat of reaction. ये क्या होता है, हमारा डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, फर्स्टली ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, और सेकेंडली ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा इसी को हम लोग डेल्टा एच कहेंगे। अब एक हम एग्जाम्पल लें, जैसे हमारा इधर हमारा वीक बॉन्ड है इन दोनों के बीच, हमारा एच और आई के बीच वीक बॉन्ड है, और हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हमारा एच और आई के बीच। ठीक है, तो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, वही किसी भी बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखिए हमारा वीक बॉन्ड है, तो वीक बॉन्ड को तोड़ने में हमारा जो एनर्जी क्या है वो कम लगेगा, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, वो कम होगी। पर यहाँ पे क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और जब हमारा जो बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होगी। तो जैसे जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतना ही एनर्जी रिलीज होगी, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, वो ग्रेटर होगी। ठीक है, तो मतलब जो हमारा वीक बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कम होगी, और जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बनाने में उसके फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तब हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमारा कम होगा, किससे, एनर्जी रिलीज से। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच है वो हमारा नेगेटिव होगा, दैट इज वो हमारा एक्सोथर्मिक होगा। और ये एक्सोथर्मिक क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा एनर्जी रिलीज है, दैट इज एनर्जी रिलीज कब होता है, जब हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तब उसमें हमारा एनर्जी रिलीज होता है। जब हमारा एनर्जी जब हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, जब उसका रिक्वायर्ड होता है तो हमारा एक्सोथर्मिक नहीं, हमारा वो एंडोथर्मिक होता है। तो यहाँ पे डेल्टा एच हमारा नेगेटिव होगा। पर वहीं पे अगर हम सेकेंड केस लेते हैं इसी का, सेकेंड क्या केस क्या लिए, कि हमारा इधर एच एच है, इधर हमारा आई हाई है, और यहाँ पे हम लोग क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ले लिया, और यहाँ पे हम लोग एच आई के बीच वीक बॉन्ड ले लिया। तो जब हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हमारे जो एनर्जी रिक्वायर होंगी वो क्या होगी, बेसिकली ज्यादा होगी। यहाँ पे एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और वीक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, ऑब्वियसली कम होगी।
तो यहाँ पे जो हमारा एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ग्रेटर देन होगा हमारा एनर्जी रिलीज से। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डेल्टा एच है वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है, तो और हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो डेल्टा एच है हमारा, जो कि हीट ऑफ रिएक्शन है, वो हमारा बेसिकली किस चीज पे करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंस एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंस हमने देखा कि कौन सा हमारा वीक बॉन्ड है या कौन सा हमारा प्रोडक्ट्स में कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो रिएक्टेंस और प्रोडक्ट्स के नेचर को देख के ही हमारा जो डेल्टा एच है वो बदलता है, वो कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, कभी एक्सोथर्मिक होगा, कभी एंडोथर्मिक होगा। तो अब जो हमारा रिएक्टेंट है सबके पास डिफरेंट एनर्जी होती है। ऐसा नहीं है कि जितने भी हमारे रिएक्टेंट्स है सबके साथ सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी है। किसी के पास ज्यादा एनर्जी रहेगी, किसी के पास एनर्जी जो है वो कम रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मोल्स के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है। इसके लिए अब हम एक ग्राफ बना लेते हैं। हमारा ग्राफ ये गया, यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पे हमारा N/Nt है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स हैविंग एनर्जी E डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो बेसिकली ये ग्राफ हमें बताता क्या है, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये ग्राफ बताता क्या है कि हमारे पास बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं जिसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। मतलब यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं जिसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी वो बहुत कम है। और ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल्स है जिसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। मतलब ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं जिसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। पर गौर करने की ये बात है कि जो हमारा इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी है उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, पर हमारे जो लेस काइनेटिक एनर्जी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो बहुत कम होते हैं। जो हमारे मोर काइनेटिक एनर्जी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी बहुत कम होते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से अगर बताएं, जैसे हमारा एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में समझो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है 100। अब यहाँ पे लेस देन 10 ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसके क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होंगे, और लेस देन हमारा 10 मॉलिक्यूल्स होगा जिसके काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होंगे। और जो बीच में जो हमारे मॉलिक्यूल्स जो बचे वो मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनके पास इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी होगी। इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी होगी और उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। तो अगर हम उस ग्राफ को फिर से यहाँ पे बनाएं, तो ये क्या था, ऐसे था हमारा ग्राफ। ठीक है। यहाँ हमारा Ne/Nt था, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी था। और समझे हमने यहाँ पे अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी डाला, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जो ये एरिया हमारा आया, ये एरिया के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं यही सिर्फ कन्वर्ट हो सकते हैं हमारे प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि इनके पास जो एनर्जी है वो हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है। तो इसीलिए हमारे इतने मॉलिक्यूल्स ही हमारे कन्वर्ट हो पाएंगे हमारे प्रोडक्ट में, और सारे मॉलिक्यूल्स नहीं हो पाएंगे। और अगर हम यहाँ पे एक बता दें कि अगर देखिए हमारा अगर ये टेम्परेचर टी पे हो रहा है, ठीक है, अब अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं, इनिशियली हमारा क्या था, इनिशियली हमारा टेम्परेचर टी था, अब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाते हैं, तो फिर क्या होगा। तो जब हम अपने टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाते हैं तो कुछ ऐसा हमें ग्राफ मिलेगा। ठीक है।
तो इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं, इस ग्राफ में हम ये देख रहे हैं कि जो इसका मैक्सिमम है, देखो ये जो पहले मैक्सिमा था पहले ग्राफ का, अब ये मैक्सिमम हमारा राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है, जो मैक्सिमा है वो हमारा राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है। और जो हमारा ग्राफ है उसकी देखिए हाइट कम हो गई है, पहले ये हाइट इतनी थी इसकी, अब ये हाइट यहाँ पे आ गई है, मतलब कि ये जो ग्राफ इसका हाइट कम हो गया, मतलब इसका ब्रॉडनेस बढ़ गया है, जो ग्राफ हमारा वो ब्रॉड हो गया है और इसका जो मैक्सिमा है वो राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो इससे ये पता चलता है, और अगर हम यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी, अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी लिए, तो हमारा इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब ये हमारा कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। तो इससे हमारा ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे वो भी हमारे बढ़ जाते हैं, अगर हम अपने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं। तो जो भी हमने आज पढ़ा उससे हमारा सिर्फ ये दो कंक्लूजन निकलता है। पहला कंक्लूजन, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी बढ़ता है और जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ता है। या फिर अगर हम अपने टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी बढ़ता है, या फिर हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो भी बढ़ता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।